दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल वंश। दक्षिण भारत के राजवंश चालुक्य राजवंश, बादामी, वेंगी, कल्याणी, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, हर्षवर्धन पूर्व एवं पश्चिम में अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार कर पाया, परंतु दक्षिण में नर्मदा नदी के पार विस्तार नहीं हो पाया। ये हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं, हर्षवर्धन था, उसने पूर्व और पश्चिम में अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार कर पाया था। पूर्व और पश्चिम में तो उसने अपनी सीमाओं का जो अपने राज्य है उसका विस्तार कर पाया था, परंतु जैसे ही दक्षिण में गया, जैसे ही साउथ इस लोकेशन पे आया था साउथ में, तो नर्मदा नदी के पास, जो नर्मदा नदी है इसके पास है, इसका विस्तार नहीं हो पाया। पुलिकेशन द्वितीय ने इस नर्मदा नदी पे हर्षवर्धन को हरा दिया था और यहीं इस साम्राज्य तक है, इसका विस्तार है वो रोक दिया था पुलिकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण में कई शक्तिशाली राजाओं का शासन था। तो हर्षवर्धन के जो शासनकाल में दक्षिण में कई शक्तिशाली राजाओं का शासन था। ये शक्तिशाली राजा कौन थे? चालुक्य, पल्लव एवं चोल हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण के सबसे शक्तिशाली राज्य थे। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हर्षवर्धन के जो समकालीन दक्षिण राज्य, दक्षिण के जो शासक थे, राजा थे, वो थे चालुक्य, पल्लव एवं चोल वंश। चालुक्य, पल्लव एवं चोल वंश के शासक थे हर्षवर्धन के समय दक्षिण में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि दक्षिण में जो साउथ के जो शासक थे हर्षवर्धन के समय, वो कौन से वंश था? वो था चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ऐसा किया था दक्षिण में आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हर्षवर्धन को जब हर्षवर्धन जैसे ही नर्मदा नदी के पास आया था, नर्मदा की जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आया हर्षवर्धन, तो इसको यहाँ रोकने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था? पुलिकेशिन द्वितीय ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास पराजित किया था और उसके दक्षिण का जो क्षेत्र था उससे विस्तार करने से रोका था। आज हम अध्ययन करेंगे इसमें चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। विंध्याचल पर्वत से लेके कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश, विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिण प्रदेश या दक्षिण पर्वत कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत से लेके कन्याकुमारी तक का जो विशाल प्रदेश था, इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दक्षिण प्रदेश या दक्षिण पथ। क्या कहा जाता था? दक्षिण प्रदेश या दक्षिण पथ कहा जाता था। जो विंध्याचल पर्वत से लेके कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था, इसको दक्षिण पथ या दक्षिण प्रदेश। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ अनेक राजवंश, कौन सी शताब्दी है? 7वीं से 13वीं शताब्दी तक अनेक राजवंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य आदि थे। तो 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य कौन से राजवंश थे? तो वो थे चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, ये थे। दक्षिण के इन राजाओं ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन राजाओं का क्या योगदान था? इन राजाओं का योगदान था जो भारतीय जो कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, इसके उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। इस अध्याय में हम चालुक्य, पल्लव एवं चोल शासकों का वर्णन करेंगे और चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पर इस वंश की 3 शाखाएं मानी जाती है। चालुक्य जो वंश है, किसके आधार पे?
शिलालेख के आधार पे या अभिलेख के आधार पे कितनी शाखाएं? 3 शाखाओं में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा कि चालुक्य वंश है उसके कितनी शाखाएं मानी जाती है? वंश के आधार पे उसकी 3 शाखाएं मानी जाती है। इन्हें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी बताया गया है। किसको? जो चालुक्य वंश है इनको किस नाम से जाना जाता था? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी है चालुक्य वंश, चंद्रवंशी चालुक्य वंश बताया गया है। ये तीनों शाखाएं बादामी या वातापी के चालुक्य, पूर्वी या वेंगी के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है क्या? चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पे। किसके वंश के आधार पे? चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पर वंश की 3 शाखाएं मानी जाती है। 3 शाखाएं मानी जाती है। पहली है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। इसको बताया गया, किसको बताया गया? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी किसे? चालुक्य वंश का जाना जाता है। इसकी कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। वातापी के चालुक्य क्या था? जो वातापी के जो है चालुक्य, पूर्वी या वेंगी के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य के नाम से इन 3 शाखाओं को जाना जाता था। चालुक्य वंश की मूल शाखा क्या थी? जो चालुक्य वंश की मूल शाखा थी बादामी। क्या थी? बादामी। अथवा वातापी के चालुक्यों की थी। किसकी थी? वातापी की चालुक्यों की थी। बादामी के चालुक्यों को प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी पुकारा जाता था। जो बादामी के चालुक्य है उनको प्रारंभिक किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी पुकारा जाता था। इनकी एक शाखा वेंगी था। शिष्टपुर के पूर्वी चालुक्य थे जिन्होंने 7वीं सदी के प्रारंभ में अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया था। इनकी अन्य एक शाखा कल्याणी के चालुक्य थे। फिर बाद में पश्चिमी चालुक्य भी पुकारा गया था जिन्होंने 10वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट शासकों ने अपने वंश के राज्य को पुनः छीन लिया और एक बार फिर चालुक्यों की कीर्ति को स्थापित किया। संभवतः ये चालुक्य शुरुआत में अयोध्या में रहते थे और बाद में कुछ कारणों से दक्षिण में चले गए थे। विंध्याचल पर्वत से लेके कन्याकुमारी तक का जो विशाल प्रदेश था इसको किस नाम से जाना गया था? दक्षिण पथ के नाम से जाना गया था। इसमें तब तक है ये वंश थे चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चोल। ये वंश 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य थे। दक्षिण में इन राजाओं ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और चालुक्य और चोल इसमें क्लास में हम अध्ययन करेंगे। चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पर इसको कितनी शाखाएं मानी जाती है? 3 शाखाएं मानी जाती है। कितनी शाखाएं जी? 3 शाखाएं मानी जाती है। कितनी? 3 शाखाएं मानी जाती है। फिर है पूर्वी या वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। 3 शाखाएं थी जिसमें बादामी या वातापी के चालुक्य, पूर्व या वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। बादामी और पूर्वी या वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। चालुक्य वंश की मूल शाखा क्या थी? बादामी या वातापी थे, चालुक्य थे। और बादामी के चालुक्यों का प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना। किसके नाम से? जो बादामी है इनको किस नाम से? पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। उनकी एक शाखा वेंगी थी और जो शिष्टपुर के पूर्वी चालुक्य थे जिन्होंने 7वीं सदी के प्रारंभ में अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया था। इनकी एक अन्य शाखा कल्याणी के चालुक्य थे जिन्हें बाद में पश्चिमी चालुक्य भी पुकारा गया था। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट शासकों ने अपने वंश के राज्य को पुनः छीन लिया, एक बार फिर चालुक्य की कीर्ति को स्थापित किया। ये चालुक्य शुरुआत में अयोध्या में रहते थे, बाद में कुछ कारणों से दक्षिण में चले गए थे। बादामी के चालुक्य या जो वातापी के चालुक्य थे इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बादामी के चालुक्य ने 6वीं शताब्दी के मध्यकाल से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक के प्राय 200 वर्षों के समय में दक्षिणापथ में एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था। जो बादामी के जो चालुक्य थे कब से कब? 6वीं से 8वीं सदी के मध्य 200 वर्षों तक के समय में दक्षिणापथ में एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था। विस्तृत साम्राज्य का निर्माण 200 वर्षों में दक्षिणापथ में किया था।
डीसी सरकार ने उनकी स्थानीय कन्नड़ परिवार का माना है। जो बादामी थे चालुक्य, इनकी जो स्थानीय जो भाषा थी वो किसको माना है? कन्नड़ को। बाद में क्षेत्रीय में स्थान प्रदान किया। उन्हें अपने वंश के नाम को चलिक अथवा चलुक नाम के किसी प्राचीन व्यक्ति से प्राप्त किया और चालुक्य कहलाने लगे थे। तो ये किस किस नाम से जाने जाते थे जो बादामी थे? वो थे चलक और चलिक के नाम से। इस वंश का सबसे पहला शासक कौन था? बादामी का जो पहला शासक था वो था जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। इसके बाद उसका पुत्र रणराग सिंहासन पर बैठा था। पहला शासक जयसिंह, उसके बाद रणराग सिंहासन पर बैठा था। रणराग का पुत्र पुलिकेशन प्रथम। कौन था? पुलिकेशन प्रथम किसका था? रणराग का पुत्र था और जिसने वातापी के किले का निर्माण किया था। वातापी के किले का निर्माण किसने किया था? पुलिकेशन प्रथम ने किया था। पुलिकेशन प्रथम किसका पुत्र था? रणराग का। और इस वंश का पहला शासक कौन था? जयसिंह था। किस वंश का? बादामी चालुक्य वंश का था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा प्रथम था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? जो पुलिकेशन प्रथम का जो उत्तराधिकारी कौन था? कीर्तिवर्मा था, जिसने कदम, कोंकण, नल आदि राजवंशों के राजाओं को हराया था। कदम को किसने हराया था? वो हराया था कीर्तिवर्मा ने। कोंकण के राजाओं को किसने हराया था? कीर्तिवर्मा ने। नल आदि राजाओं को हराने का काम है वो किसने किया था? कीर्तिवर्मा ने। अपने राज्य का विस्तार किया। मृत्यु के पश्चात उसके भाई मंगलेश ने गद्दी का उत्तराधिकारी पुलिकेशन द्वितीय का संरक्षक बनकर शासन किया था। किसका संरक्षण बनकर? पुलिकेशन द्वितीय का। और उसके पश्चात पुलिकेशन द्वितीय शासन पर बना था। प्रथम आया और इसके बारे में हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले जानने की कोशिश हम करेंगे कि इस साम्राज्य जो है बादामी है चालुक्य, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6वीं शताब्दी के मध्य हुई थी और 8वीं शताब्दी के मध्य तक ये शासन किया था। कितने साल? 200 साल तक। कहाँ किया था? दक्षिणापथ में किया था। डीसी सरकार ने, जो डीसी सरकार है, डीसी सरकार ने इसको किस नाम से पुकारा था? जो इनकी भाषा थी उसको कन्नड़ परिवार की से माना है। क्षेत्रीय में स्थान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने वंश के नाम को किस से जाना है? चलिक और चलुक, इस नाम से पुकारा था। फिर इस वंश का सबसे पहला शासक कौन था? जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। इसका पुत्र कौन था? रणराग। उसके बाद पुलिकेशन प्रथम 535 से 566 तक गद्दी पे बैठा है और वातापी किले का निर्माण किया था और इसको अपनी राजधानी बनाया था। किसको? वातापी किले को। और उसका उत्तराधिकारी कौन था? कीर्तिवर्मा प्रथम था, जिसने कदम, कोंकण, नल आदि राजवंशों के राजाओं को हराया था और विस्तार भी किया था। उसके बाद उसका मंगलेश ने गद्दी का उत्तराधिकारी पुलिकेशन द्वितीय का संरक्षक बनकर शासन किया और पुलिकेशन द्वितीय बाद में शासक बना था। फिर आप जानते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ऐहोल अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक के बीजापुर में है। कहाँ है ऐहोल? कर्नाटक में। और इसमें बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पुलिकेशन द्वितीय 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता कौन है? जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। और कहाँ? ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और कहाँ? बादामी के निकट बहुत ही प्राचीन स्थान है। पुलिकेशन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। पुलिकेशन द्वितीय कब से कब तक इन्होंने शासन किया है? 610 से 642 तक। पुलिकेशन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करके शासन प्राप्त किया था। किससे युद्ध किया है? मंगलेश से युद्ध करके, उनको पराजित करके अपना शासन है वो राजगद्दी पे बैठे हैं पुलिकेशन द्वितीय। और मंगलेश
उसके वैश्य हो जाने के बाद शासन देने के लिए तैयार नहीं था। वो क्या था, वो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के बाद भी अपने शासन को नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए पुलिकेशिन द्वितीय ने उनके साथ युद्ध किया और उनसे युद्ध के द्वारा उनको पराजित करके पुलिकेशिन द्वितीय है शासन प्राप्त किया। पुलिकेशिन के शासन का प्रारंभ संघर्ष और कठिनाइयों से आरंभ हुआ, परंतु उसने अपनी योग्यता से चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान की। क्या की? चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान की। इसके कारण पुलिकेशिन का शासन का प्रारंभ संघर्ष और कठिनाइयों से आरंभ हुआ, परंतु उसने अपनी योग्यता से चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान की। पुलिकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में क्या किया? कदम्बों, कोंकण के मौर्य एवं उत्तर के जो गुर्जर है उनको हराया था। पुलिकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में किन किन को हराया था? कदम्बों, कोंकण के मौर्यों और उत्तर के जो गुर्जरों हैं उनको परास्त किया था। और उसने उत्तर भारत का जो महान सम्राट था 6ठी शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन को भी हराया था। पुलिकेशिन द्वितीय ने कब हराया था? जब हर्षवर्धन क्या था, जब पूर्व और पश्चिम में जो ये इस क्षेत्र तक अपना विस्तार कर चुका था, इस एरिया में जो पूर्व और पश्चिम का था, इस एरिया में वो विस्तार कर चुका था। जैसे ये दक्षिण की तरफ आया, दक्षिण की साउथ की तरफ आया, जैसे नर्मदा नदी के पास आया, तो इधर कौन कर रहे थे शासन? पुलिकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे। और पुलिकेशिन द्वितीय ने क्या काम किया? जो यहाँ आते ही, नर्मदा नदी के पास आते ही पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोकने का प्रयास किया और एक युद्ध हुआ, इसमें इसको हराया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख। कौन से? ऐहोल अभिलेख में, कर्नाटक में है। इसमें पुलिकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का जो युद्ध होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुलिकेशिन द्वितीय को रोकने का प्रयास किया और उनको हराया भी था। पूर्व में कलिंगों को परास्त किया और पेष्टपुर को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बनाया था। पूर्व में कि कौन थे? कलिंग थे, उनको हराया। और जो पेष्टपुर था उसको जीतकर किससे राज्यपाल बनाया था? विष्णुवर्धन। जो पुलिकेशिन द्वितीय का भाई क्या नाम है? विष्णुवर्धन था और उसको राज्यपाल बनाया। किसको हराया था? पूर्व में कलिंगों को हराया था। और जो उत्तर से कौन आ रहे थे? हर्षवर्धन, उनको भी हराया था पुलिकेशिन द्वितीय ने। और यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। पुलिकेशिन द्वितीय ने किसका युद्ध किया था? मंगलेश से युद्ध करके अपने चाचा से राजगद्दी प्राप्त की। और पुलिकेशिन द्वितीय का संघर्ष और कठिनाई से आरंभ हुआ था, ये भी हम जान चुके हैं। फिर अब क्या पॉइंट रहेगा यहाँ से हमारा कि पुलिकेशिन द्वितीय ने कौन से राजवंशों को दक्षिण में हराया था? पुलिकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में कदम्बों, कोंकण के मौर्यों और उत्तर में गुर्जरों को हराया था। और उत्तर से एक महान हर्षवर्धन थे, उनको भी हराया था हर्षवर्धन को। और जो कलिंगों को भी हराया था पूर्व में। और जो पेष्टपुर को जीतकर विष्णुवर्धन को भी अपने भाई को राज्यपाल बनाया था। वेंगी के चालुक्य और पूर्व चालुक्य। वेंगी के जो चालुक्य थे और पूर्वी चालुक्य थे उसके बारे में अभी तक हमने कौन सा पॉइंट हमने अध्ययन किया था? हमने अभी तक अध्ययन किया था वो क्या था? बादामी या वातापी जो चालुक्य वंश था उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और अभी हमारा है वेंगी के चालुक्य और पूर्वी के चालुक्य। पुलिकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को जो पेष्टपुर का राज्यपाल बनाया, परंतु उसने बहुत ही शीघ्र ही अपने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। विष्णुवर्धन ने मकर ध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मकर ध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि किसने धारण की थी? मकर ध्वज और विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी विष्णुवर्धन ने। और किस वंश से? पुलिकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन, जिसने मकर ध्वज और विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी। उसके कई शासक जैसे जय सिंह प्रथम, इंदर वर्मन आदि हुए थे। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट, पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी का नाम बताइए? तो वो था पेष्टपुर। इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे पॉइंट रहने वाले हैं वो हम डिस्कशन करते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए। सबसे पहला पॉइंट है विष्णुवर्धन ने
कौन सी उपाधि धारण की थी? मकरध्वज विषमसिद्धि नामक उपाधि धारण की थी। और इनके शासक हुए थे कई, जयसिंह प्रथम और इंद्रवर्मन, इसके बाद कई शासक हुए थे। फिर पूर्व चालुक्य जो वेंगी है उनकी पहली राजधानी क्या थी? वो थी पृष्ठपुर। बाद में वेंगी बनी और अंत में राजमहेंद्री बनी थी। 3 राजधानियां देखने को मिल रही है। पहली राजधानी मिली थी हमें, वो मिली थी जो पृष्ठपुर है वो था राजधानी। दूसरी राजधानी थी वेंगी बनी थी पूर्वी चालुक्यों की। और तीसरी जो राजधानी बनी है वेंगी की वो बनी है राजमहेंद्री। विष्णुवर्धन के बाद 633 से 48 में अनेक राजाओं ने वेंगी वंश को अब संभाला था। विजयालय द्वितीय और विजयादित्य तृतीय वेंगी वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली थे। विजय द्वितीय और विजय तृतीय, जिन्हें पल्लव, पांडव, पश्चिमी गंग, दक्षिण कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों को हराया था। किस किस को हराया था? पल्लवों को हराया था, पांडे को हराया था, पश्चिमी गंग को हराया था, दक्षिण कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्र शासकों को हराया था। अभी तक हमने डिस्कशन जो किया है वो किया है जो पश्चिमी जो चालुक्य थे वो था बादामी या वातापी। पूर्व में जो कौन है? वेंगी, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। वेंगी में कौन था? वेंगी में पुलिकेशिन द्वितीय, वेंगी में पूर्वी चालुक्य के भाई विष्णुवर्धन, और इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। विष्णुवर्धन तृतीय के बाद चालुक्य भीम शासक बना था। विजय तृतीय के बाद कौन बना? चालुक्य भीम शासक बना है। कब से कब? 892 से 921। उसका संपूर्ण शासनकाल राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ था। तो कृष्ण द्वितीय है राष्ट्रकूट शासक, उसके समकालीन कौन थे? यह क्वेश्चन बनेगा हमारा कि चालुक्य विजय तृतीय के पश्चात चालुक्य भीम था। विजय तृतीय के बाद जो वेंगी वंश है उसके बाद तृतीय था। और जो चालुक्य भीम है इसका शासनकाल किस टाइम था? राष्ट्रकूट शासक के समकालीन था। किसके समय? कृष्ण द्वितीय के संघर्ष करते हुए कई बार परास्त हुआ और संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्लभ कर दिया। चालुक्यों की जो शक्ति है उसको दुर्लभ कमजोर कर दिया। किसने? कृष्ण द्वितीय ने जो युद्ध किया था चालुक्य के साथ। और राजवंश के विभिन्न व्यक्तियों ने बाहरी शक्तियों की सहायता लेके शासन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1063 ईस्वी तक वेंगी के अनेक शासकों ने शासन किया था, लेकिन चालुक्यों की शक्ति निरंतर कमजोर होती गई। अंत में चोल शासक कुलोत्तुंग ने वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित कर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। किसने चोल साम्राज्य को में मिला लिया था? इसको वेंगी को कुलोत्तुंग ने। कौन था? चोल शासक कौन था? चोल शासक कुलोत्तुंग ने वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित किया था। जो विजयादित्य है वेंगी के शासक था, वेंगी शासक है कि विजयादित्य सप्तम को हरा के जो चालुक्य वंश है ये समाप्त हो गया था। चालुक्य वंश किसमें? वेंगी के समय इनको किस में मिला लिया? चोल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? कुलोत्तुंग ने। अब कल्याणी के चालुक्य। अभी तक हमने डिस्कशन जो किया था वो किया था बादामी और वेंगी। और अब कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य। इससे पहले हम जो अध्ययन कर चुके हैं वो कर चुके चालुक्य वंश, चालुक्य राजवंश। बादामी हम अध्ययन कर चुके, वेंगी हम अध्ययन कर चुके और कल्याणी हमारा आज और हम इसमें अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। कल्याणी के चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। कल्याणी के जो चालुक्य है किसके अधीन थे? राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। किसके शासक में? राष्ट्रकूट शासकों ने किसको हरा के जो वेंगी को अपने साम्राज्य में मिलाया था वो था जो विजयादित्य सप्तम को हराया था। और कुलोत्तुंग ने
जो कुलोत्तुंग ने, जो राष्ट्रकूट शासक था, उसने चोल शासक था, उसने वेंगी के शासक को हराया था। और यहाँ कल्याणी के चाल के शुरुआत में क्या थे, राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे, उसके अंडर में थे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक करक के समय चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह किया था। कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट में शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन में थे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक करक के समय चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह किया और करक को हरा के राष्ट्रकूट के राज्य पर अधिकार कर लिया था। शुरू में बताया जा रहा कि जो कल्याणी थे किसके अधीन थे, हम देखते हैं कि वो राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। फिर क्या हुआ, अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन था, वो था करक। उसके समय जो चालुक्य तेल द्वितीय था, उसने विद्रोह किया, युद्ध किया जबरदस्त और करक को हरा दिया। करक को हराते ही तो हार गया तो राष्ट्रकूट के राज्य पे अधिकार कर लिया कल्याणी के चालुक्य ने। तो इस प्रकार तेल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य को साम्राज्य का विभाग निर्माण किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेषों पर भी किया था। और इस हिसाब से जब जीतता है युद्ध तो दूसरे साम्राज्य है उसको अपने अंडर करता है। इसी तरह जो राष्ट्रकूट शासक था उसको अपने अधिकार में लिया और इस साम्राज्य का विस्तार उन्होंने कल्याणी से ही शुरू किया था। अब इसमें तेल द्वितीय है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 993 से 997 तक इसका शासन कर रहा था और ये सबसे हमें जाना है कि तेल द्वितीय है वो किसके शासनकाल में था, चालुक्य कल्याणी के शासनकाल में था। और इन्होंने राष्ट्रकूट के शासक करक को हराया था और उससे हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया था उसको। एक महान योद्धा था, उसने चेंदी, उड़ीसा, कुंतुल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परम्हार और मुंज और चोल शासक उत्तम को भी हराया था। चोल शासक कौन था, उत्तम था। और परम्हार, मुंज, मालवा के शासक, गुजरात के चालुक्य, कुंतुल, उड़ीसा, चेंदी को भी हराया था तेल द्वितीय ने। उसने लाट और पंचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन किया था। लाट और पंचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन किया था। इस प्रकार विभिन्न युद्धों में भाग लेकर उसने चालुक्य के बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। किसने, तेल द्वितीय ने। शैव को बादामी के महान चालुक्य शासकों को वंशज बताया था। किसने शैव को बादामी के महान चालुक्य शासकों को वंशज बताया था, चालुक्य शासक है उनका वंशज बताया था, मैं उनके वंशज का हूँ, तो वो बताया था तेल द्वितीय ने। चालुक्य कल्याणी। महाराजा धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती नामक उपाधि, महाराजा धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती नामक उपाधि धारण किसने की थी, तेल द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य के कल्याणी जो पश्चिमी चालुक्य कल्याणी इन्होंने अपने जो महाराजा धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती नामक उपाधियां वो धारण की थी तेल द्वितीय ने। तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मान्यखेत बनाई थी, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। और उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था, तेल द्वितीय ने बनाया था। और तेल द्वितीय ने ये राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया था, वो किया था तेल द्वितीय ने। और तेल द्वितीय ने महाराजा धीराज परमेश्वर और चक्रवर्ती नामक उपाधियां भी धारण की थी। फिर हमारा पॉइंट रहने वाला, यहाँ से जानना है हमें क्या पॉइंट है हमारा जो पॉइंट है जी, तेल के उत्तराधिकारी सत्याश्रय 997 से 1008 ईस्वी के, विक्रमादित्य पंचम 1008 से 1014 ईस्वी, अयन द्वितीय 1014 से 1015 ईस्वी, जयसिंह द्वितीय 1015 से 1043 ईस्वी वंश के अन्य शासक रहे हैं। तेल के उत्तराधिकारी सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, अयनम द्वितीय, जयसिंह द्वितीय इस वंश के अन्य शासक रहे हैं। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 तक शासक बना। सोमेश्वर प्रथम कोक्कल को जीता, मालवा, गुजरात, दक्षिण कौशल, केरल पर भी आक्रमण किया था। कोक्कल को भी जीता, मालवा को भी जीता, गुजरात को भी जीता, दक्षिण कौशल को भी जीता और केरल पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी शासक के राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई थी। कौन है, कलचुरी का जो शासक कौन था, राजा धीराज ने
सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को भी लूटने का प्रयास किया था। तो सोमेश्वर की जो राजधानी क्या थी, कल्याणी थी, इसको लूटने का काम किसने किया था? जो कलचुरी का शासक था राजा धीराज है, इसने इस लूटने में सहायता प्राप्त की थी इस कल्याणी को, और संघर्ष करता रहा, और अंत में एक युद्ध में राजा धीराज चोल मारा गया था। कौन मारा गया था? राजा धीराज चोल मारा गया था, और अपने उसके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमण के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की थी, और इस हिसाब से सोमेश्वर की हार हुई थी। कब हुई थी? 1063 ईस्वी में। तो हमें जाना है यहाँ से क्या हमारे पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए। कोंकण को किसने जीता था? कोंकण को जीता था सोमेश्वर प्रथम ने, मालवा को भी जीता था, दक्षिण कौशल को भी जीता था, केरल पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी शासक राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई थी। फिर ये संघर्ष करता रहा, और एक युद्ध में राजा धीराज चोल मारा गया था, और उसके बाद उसका भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमण के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता पाई, और अंत में सोमेश्वर की भी राज्य हुई थी। सोमेश्वर प्रथम के बाद सोमेश्वर द्वितीय आया था 1068 से 1076 ईस्वी के बाद। विक्रमादित्य षष्ठ जो छठा था, उसने 1076 से 1126 ईस्वी तक शासक बना। विक्रमादित्य ने अनेक राजाओं से युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया, और राज्य में नर्मदा नदी और दक्षिण में कडप्पा के मैसूर तक फैला हुआ था। कडप्पा और मैसूर तक फैला हुआ था। विक्रमादित्य के बाद सोमेश्वर तृतीय ने और जगदेवमल ने तेल शासक हुए थे। तेल के समय में चालुक्य राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था, और अंत में 1190 ईस्वी में यादव एवं होयसल शासकों ने इस साम्राज्य को भी अंत कर दिया था। चालुक्य वंश की जो उपलब्धियां हैं वो हम देखते हैं। चालुक्य शासकों की विशाल साम्राज्य की स्थापना। चालुक्य वंश के शासकों ने किस पे कहाँ अपना शासन किया था? दक्षिणापथ। दक्षिण जो साउथ साइड थी उसमें इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इसलिए इसको दक्षिण पथ के नाम से भी जाना जाता है, चालुक्य साम्राज्य, चालुक्य वंश को। और इस वंश के शासन में अनेक महान योद्धा भी हुए थे। उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक शासकों भी हराने का काम किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने अन्य शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो चालुक्य वंश के है ये क्या हुआ था? अश्वमेध यज्ञ। ये किसके टाइम? पुलकेशिन द्वितीय और अन्य शासकों के विषय में अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। चालुक्य शासकों का राज्य आर्थिक दृष्टि से क्या था? आर्थिक दृष्टि से हीन था या संपन्न था? तो हम कहेंगे संपन्न था। और इसके अंतर्गत क्या थे? अच्छे बंदरगाह भी थी। विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिला था। कि चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के बारे में हमें बताना है। चालुक्य वंश ने कहाँ अपना शासन किया था? तो ये हमारा पॉइंट रहेगा कि दक्षिणापथ में किया था। क्या थे? महान योद्धा थे। उन्होंने उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक शासकों को हराने का काम किया था। ये भी हमारा क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट। पुलकेशिन द्वितीय और अन्य शासकों ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। चालुक्य शासक है जो आर्थिक दृष्टि से क्या थे? संपन्न थे क्या हीन थे? तो हम कहेंगे जी संपन्न थे। उसमें क्या जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला या घटाव हुआ था? तो हम कहेंगे जी विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला था। धार्मिक सहनशीलता के बारे में हम जानते हैं। चालुक्य वंश के बारे में धार्मिक सहनशीलता क्या थी? धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। चालुक्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म के अनुयायी कौन थे? चालुक्य शासक थे। उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ किए और अनेक समय में कई धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की थी। चालुक्य शासक क्या था? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु तथा शिव के मंदिरों का भी निर्माण किया। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु और शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ है? चालुक्य वंश के समय हुआ है। और लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहनशीलता था। अन्य धर्मों के प्रति उनका व्यवहार क्या था? सहनशीलता था। विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदू धर्म के अनुयायी थे और धार्मिक ग्रंथों की रचना की है।
चालुक्य शासकों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी सहायता प्रदान की है। चालुक्य शासक ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को भी अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, परंतु जो अन्य धर्म है हिंदू धर्म के अलावा इन्होंने थोड़े से व्यवहार है वो सहनशीलता का भी था धर्म उनका। और इसके अतिरिक्त मुंबई के थाना जिले में पारसियों को बसने की भी जो पारसियां थे उनको बसने की भी आज्ञा दी थी। और चालुक्य राजे 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, 5000 भिक्षु निवास करते थे। ये था इनकी धार्मिक सहनशीलता के बारे में। क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकता है अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा बनेगा धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक किस धर्म के प्रति थे, हिंदू धर्म के, और इन्होंने यज्ञ भी करवाया था। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। अनेक धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहनशीलता का भी था। जैन एवं बौद्ध धर्म को भी सहायता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त पारसियों को बसने की भी आज्ञा दी थी। तो सभी धर्म को ये मान रहे थे। 100 से अधिक बौद्ध विहार स्थापना की, 5000 भिक्षु निवास करते थे। कला एवं साहित्य के बारे में, कला एवं साहित्य सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति के समय विशेषकर चित्रकला और ललित कला कौन सी थी? चित्रकला एवं ललित कला का विकास हुआ था चालुक्य वंश के समय। अजंता की भित्ति जो चित्रों में कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों के समय हुआ था। और अपनी वेसर शैली का विकास भी किया था। वेसर शैली का विकास किसके समय हो रहा है? चालुक्य वंश के समय। और कौन सी कला है? चित्रकला और ललित कला का भी विकास हो रहा है। मंदिरों का भी निर्माण है। गुफा मंदिर बादामी, शिव मंदिर पटदुकल जो मंदिर है इसका भी निर्माण किया गया था। वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्य के समय एक महत्वपूर्ण विशेषता थी पहाड़ों और चट्टानों को काटकर। किसको काट के? पहाड़ों और चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। विभिन्न हिंदू गुफा मंदिर, चैत्य हालों का निर्माण किया गया। सम्राट मंगलेश ने वातापी के विष्णु की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु की गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंगलेश ने करवाया था, जो वातापी और बादामी के शासक थे। बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि के पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया था। बादामी था जो बादामी या वातापी था, उसने एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था, वो था बादामी वंश था। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में चालुक्य शासक शिक्षा एवं साहित्य के महान प्रेमी थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। साहित्यकार और लेखकों को अन्य दरबार में संरक्षण दिया। चालुक्यों की संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया था। आर्थिक उस समय अवलंक ने अष्टशती विज्ञानेश्वर मिताक्षर पुस्तक लिखी थी। अवलंक ने अष्टशती विज्ञानेश्वर और मिताक्षर पुस्तक लिखी। कन्नड़ भाषा के जो ग्रंथ है कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध आदि इस युग में लिखे गए। विलियम के जो विक्रमादेव चरित एवं सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? अष्टशती विज्ञानेश्वर मिताक्षर पुस्तक लिखी गई थी। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिताक्षरा। और अवलंक ने अष्टशती। और कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कौन है? कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध आदि इस युग में भी लिखे गए हैं। विक्रमादेव चरित विलियन का जो क्या था? विक्रमादेव चरित। और सोमदेव सूरी का क्या था? वाक्यामृत इस युग में लिखे गए ग्रंथ है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं हमारी। यहाँ से जो ये ग्रंथ है, पुस्तक है, यहाँ से क्या बनेंगे कि अष्टशती किसकी है? अवलंक की। मिताक्षर पुस्तक किसके द्वारा? मिताक्षर विज्ञानेश्वर ने। कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कौन से? कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध भी इसमें लिखे गए। विक्रमादेव चरित है, विक्रमादेव चरित विलियन का है। और वाक्यामृत किसका? सोमदेव सूरी का है। आर्थिक जीवन, लोगों का आर्थिक जीवन क्या था? खुशहाल था। मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूरासो भूमि की उपजाऊ शक्ति पर आधारित थी। उस समय गरम मसाले और बहुमूल्य लकड़ी का व्यापार भी किया करता था। प्रशासनिक व्यवस्था, चालुक्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? उच्च कोटि की थी। शासन प्रशासनिक इकाई का केंद्र बिंदु था। उनके पास असीमित समितियां थी। शक्तियों का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे।
तो इसमें साम्राज्य का प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटा गया था। प्रशासनिक इकाई और अधिकारी क्या थे? साम्राज्य को क्या कहा जाता था? राजा। साम्राज्य का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो था राजा। राष्ट्र प्रांत का जो प्रशासनिक अधिकारी क्या था? राष्ट्र से प्रांत या राष्ट्रपति। देश या जिला देशाधिपति। देश या जिला को चालुक्य वंश के समय क्या कहा जाता था? देशाधिपति। और जो नगर शहर है चालुक्य वंश के समय उसके प्रशासनिक अधिकारी को नगर के शहर या पतन स्वामी। नगर शहर के जो अधिकारी था उसको पतन स्वामी। देश जिला को देशाधिपति। राष्ट्र प्रांत को राष्ट्रपति। साम्राज्य को राजा। और ग्राम गांव को गामुंड कहा जाता था। ये थे चालुक्य वंश के समय। पल्लव वंश भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का उत्थान हुआ था। राजवंश कौन सी साइड में इस वंश की जो स्थापना हुई है, किस दिशा में था? ये था दक्षिण में। दक्षिण में पल्लव राजवंश का स्थापना होती है। सुदूर दक्षिण के इस भाग में तमिल प्रदेश भी पुकारा गया है। इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया था? दक्षिण की जो दिशा थी जहां हमारा कौन सा वंश है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो उत्थान हुआ है वो दक्षिण में हुआ है। और इस दक्षिण को किस भाग या किस नाम से पुकारा जाता था? तो तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता था। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बने। पल्लव राजवंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई है? तो दक्षिण में हुई है। इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? तो तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है पल्लव राजवंश। सातवाहन वंश के पतन के बाद कौन सा वंश पतन होता है? सातवाहन वंश है। उसके पतन होने के बाद दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया और कांची को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो पल्लव वंश है उनका किस क्षेत्र में अपना स्थापना करता है, इनका उद्भव होता है, इनका उत्थान होता है? तो ये होता है दक्षिण में। पल्लव राजवंश दक्षिण में साउथ जो क्षेत्र है इसमें हमारा पल्लव वंश की स्थापना होती है। और इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिल प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण के साथ साथ इन्होंने दक्षिण पूर्व पे अपना अधिकार किया। तो दक्षिण पूर्व पे जो अधिकार किया है तो किस वंश के समाप्त होने के बाद इन्होंने अपना राजवंश है दक्षिण पूर्व में जो क्षेत्र है वो बढ़ाया था? तो वो बढ़ाया था सातवाहन वंश के पतन के बाद इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार किया। और इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी जो राजधानी है वो किसको बनाया था? वो बनाया था कांची को। कांची को अपना राजधानी बनाया था पल्लव वंश ने। पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो है ताम्रपत्रों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से नंबर 5वां जो क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ से वो बनेगा कि पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो ना, हालांकि केवल संस्कृति में नहीं मिलता, ना ही प्राकृतिक में, किस में मिलता है? हमें इनकी जो इनका उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें दोनों भाषा में, प्राकृतिक और संस्कृति दोनों भाषाओं में मिलता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, जितने भी जो स्टेट एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो प्राकृतिक या सांस्कृतिक? तो हमारा आएगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों भाषाओं में हमें ज्ञान मिलता है। इसके साथ साथ किसमें जो ताम्रपत्र थे उन पे भी इनके वंश के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें इसके समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके राइटर हरिसेन थे। उससे हमें भी क्या इन वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान 3री सदी से किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन बना था कि पल्लव राजवंश का उत्थान किस क्षेत्र में हुआ है? तो दक्षिण में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा कि इस भाग को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, किस वंश के पतन के होने के बाद इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपने अधिकार किया था? वो था सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लव वंश की स्थापना ने दक्षिण पूर्वी पे अपना अधिकार किया। नंबर 4 क्वेश्चन बना इनकी राजधानी का नाम क्या है? तो वो था कांची, इनकी राजधानी का नाम था। फिर क्वेश्चन बनेगा
पांचवा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है, तो वो मिलता है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक ताम्रपत्रों एवं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञान मिलता है। इसके वंशों के बारे में इन्होंने किस क्षेत्र में अपना इन्होंने एरिया बढ़ाया, कौन सी जगह इन्होंने युद्ध जीते, ये हमें इन चीज़ों से, इन भाषाओं से, इन जो ताम्रपत्र है, इन प्रयाग प्रशस्ति है, इनसे हमें ज्ञान मिलता है। नंबर 6 क्वेश्चन रहेगा कि पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान किस सदी में है, तो वो है तीसरी सदी से किया जाता है। 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे बने हैं और इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट जरूर करें ताकि बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के टाइम। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा शिव शंकर वर्मा है या शिव शंकर वर्मा है, विष्णु गोप आदि इनके आरंभिक शासक थे। तो पल्लव वंश के जो आरंभिक शासक थे, शुरुआती जो शासक थे वो कौन थे, वो थे शिव शंकर वर्मा, विष्णु गोप आदि, ये क्या थे, इनके प्रारंभिक शासक थे। परंतु पल्लव की महानता का काल 6ठी शताब्दी में अंतिम चरण में उनके शासक विष्णु के समय से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें पता चलता है कि पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान कौन सी सदी से, तीसरी सदी से। कौन सी सदी है, तीसरी शताब्दी से माना जाता है। इसके जो आरंभिक शासक थे वो थे शिव शंकर वर्मा और विष्णु गोप आदि थे। परंतु पल्लव की महानता, जो पल्लव वंश के टाइम जो मानता हुई है, जो सबसे शासक इनमें विकास हुआ है, वृद्धि हुई है पल्लव की, तो उनमें महान जो माना जाता है वो कौन सा टाइम था, 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण। 6ठी शताब्दी का जो अंतिम चरण था उनमें शासक हुआ है सिंह विष्णु के समय से प्रारंभ हुआ है। इनके शासक इस प्रकार थे, जो शासक है वो इस प्रकार है। कौन कौन से शासक आए हैं पल्लव वंश के, ये हम अध्ययन करेंगे। तमिल शब्द का मतलब टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तमिल शब्द में जो पल्लव को क्या कहा गया है, तमिल शब्द टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तमिल शब्द क्या है, टोंडियर है, जिसको संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तो पल्लव का दूसरा नाम क्या, टोंडियर है तमिल शब्द में, परंतु संस्कृत में इसे क्या कहा गया, पल्लव कहा गया। इसी से ये वंश पल्लव वंश कहलाया था। तो तमिल को तमिल में क्या कहेंगे, टोंडियर कहेंगे। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने थे, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमारे बने थे। पल्लव राजवंश का उत्थान, सातवाहन वंश के पतन के बाद, फिर इसमें हमने देखा कि कौन सी शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है और कौन सी शताब्दी इसकी पल्लव वंश की जो महानतम है वो कौन सी शताब्दी माना गया है, कौन से इसके शासक हुए थे, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनके शासक जो निम्नलिखित किस प्रकार थे। तो पहला जो शासक माना गया है विभिन्न पल्लव शासक, सिंह विष्णु का जो कार्यकाल कौन सा माना गया है, कब तक माना गया है, वो माना गया 575 से 600 ईस्वी। सिंह विष्णु का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 575 से 600 ईस्वी के बीच माना गया है। कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किसके द्वारा किया गया था, सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया था। इनके टाइम में क्या था, साहित्य और कला है, इनके टाइम जानी जाती है। संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में था। तो संस्कृत का जो महान कवि कौन है, भारवी है, किसके दरबार में था, सिंह विष्णु के दरबार में था। और ऐसे पूछा जाए किस भारवी है जो संस्कृत का एक कवि था, किस राजवंश के टाइम था, तो पल्लव वंश के टाइम था। किस टाइम था, पल्लव वंश के समय के दौरान। और कुछ शासक के समय था, सिंह विष्णु के शासन की काल के दौरान था। तो अभी तक हमारा 9वां क्वेश्चन बनेगा कि सिंह विष्णु का कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सिंह विष्णु का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक विस्तार था इसका, तो वो था कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक।
10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बनेगा, इसने किसको संरक्षण दिया अपने क्षेत्र में, कौन सी कलाओं का दिया था, वो था साहित्य और कला का। 11वां क्वेश्चन। 12वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा, या 12वां क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत का महान कवि भारवी किसके दरबार में था, वो था सिंह विष्णु के। 13वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बन गया था। तो इस समय जो महाबलीपुरम नगर है, कला का जो कला है, आज कला का केंद्र बना था, वो महाबलीपुरम किसके टाइम था, सिंह विष्णु के समय। नंबर 14 जो क्वेश्चन रहेगा, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिंह विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी, अवनी सिंह की। तो क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी। तो अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी सिंह विष्णु। किस राजवंश से संबंधित थे, पल्लव वंश से संबंधित थे। पल्लव वंश से संबंधित रखने वाले सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 15 क्वेश्चन रहेगा, चोलों को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार किया था उसने, किसने किसने 15 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से, वो रहेगा कि चोलों को पराजित किसने किया था। चोलों को पराजित किया था सिंह विष्णु ने। और कौन किस पराजित करके क्या अधिकार किया था, चोल मंडलम। चोल मंडलम पर अधिकार किसने किया था, वो किया था सिंह विष्णु ने। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन चुके हैं। पहला जो है यहाँ से सिंह विष्णु के बारे में, महान शासक थे, कावेरी श्री कृष्णा नदी तक साम्राज्य का विस्तार किया और कला और साहित्य को संरक्षण दिया। कला का प्रमुख केंद्र क्या था, महाबलीपुरम था उस समय कला का। और संस्कृत के महान कवि भारवी इनके दरबार में थे। और अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी पल्लव वंश के राजवंश सिंह विष्णु ने। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी इनका शासन काल रहा है। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र कौन बैठा है, महेंद्र वर्मन शासक बना था। इससे पहले हम जो पिछली क्लास थी उसमें सिंह विष्णु के बारे में हमने अध्ययन किया था। सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे, इनका टाइम क्या था, इनको किस उपाधि के नाम से जाना जाता था, ये हमने डिस्कशन किया। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। और इसके जो महेंद्र वर्मन है वो किसका उत्तराधिकारी था, सिंह विष्णु के बाद जो इनका महेंद्र वर्मन शासक बना है। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र के समय में पल्लव और चालुक्य का संघर्ष आरंभ हुआ था। तो महेंद्र वर्मन के समय है किनका किनका ये संघर्ष हुआ, युद्ध जारी रहा था महेंद्र वर्मन के समय। तो पल्लव वंश और चालुक्य का संघर्ष आरंभ हुआ था, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी शक्ति के विस्तार के लिए प्रयास थे। तो इनके जो चालुक्य है और पल्लव है इनके बीच आपस में संघर्ष होता है। इस टाइम कौन है राजगद्दी पे, महेंद्र वर्मन प्रथम है। और ये दक्षिण को अपनी सत्ता को हड़पने के लिए दोनों के बीच में संघर्ष होता है। पल्लव ने कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया था। पल्लव थे किनके साथ मिलके, पल्लव ने किनके साथ, कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक कौन है, पुलिकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। इस कारण पुलिकेशिन ने इस पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से पल्लव राजधानी कांची को सुरक्षा तो हो गई, परंतु पुलिकेशिन ने उससे उसके उत्तरी प्रांत वेंगी को छीन लिया था। पुलिकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। पुलिकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किन किन के, पल्लवों ने कदम्बों के साथ मिलकर किया था। परंतु पुलिकेशिन द्वितीय ने जो इनकी राजधानी थी पल्लव की, जो कांची थी, उसको तो सुरक्षा हो गई, परंतु इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। परंतु उसके उत्तरी प्रांत जो वेंगी था उसको छीन लिया पुलिकेशिन द्वितीय ने और अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया था। और उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को नियुक्त किया, जिससे पूरी चालुक्यों की राज्य की स्थापना की थी, पूरी चालुक्यों की राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने हैं, ये क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि महेंद्र वर्मन का टाइम है वो कब से कब तक रहा था, 600 से 630 ईस्वी तक इनका टाइम काल रहा था। फिर हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि महेंद्र वर्मन है किसके बाद शासक बना था। तो महेंद्र वर्मन जो शासक बना है वो बना सिंह विष्णु के बाद। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है
कि इनके बीच किनका संघर्ष हुआ, चालुक्य का संघर्ष हुआ, और ये दोनों ही क्या करना चाहते थे, दक्षिण भारत में अपना शासन करना चाहते थे और उसका विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इनके बीच में ये युद्ध होता है। पल्लवों ने किनके साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयास किया था, वो था कदम्बों के साथ मिलकर। परंतु इसके कारण पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर आक्रमण किया और किसको अपने प्रांत में लिया, वेंगी को, उत्तरी प्रांत वेंगी को छीन लिया। परंतु इनकी जो राजधानी थी इनकी कांची, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर इसके बाद कौन आता है, फिर इसके बाद है विष्णुवर्धन को राज्यपाल का नियुक्त किया और पूर्वी चालुक्य राज्य की स्थापना की थी। एक नोट है महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम किनका प्रेमी था, तो संगीत ललित कला का प्रेमी, कवि और गायक भी था। कि महेंद्र वर्मन प्रथम था, 630 से इनका टाइम माना जाता है, 600 से 630 इनका टाइम माना जाता है। ये ललित एवं कला का प्रेमी था और कवि और गायक भी था। ग्रंथ लिखे गए इनके संस्कृत में कौन सा है, मत विलास प्रहसन जो नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया किसके टाइम, महेंद्र वर्मन प्रथम। मंदिरों की स्थापना की गई है कौन सी है, तिरुचनापल्ली, चिकिलपुट और अकाट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की है जो पहाड़ी की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। एक झील का भी निर्माण करवाया गया है। आरंभ में क्या था, जैन था, परंतु बाद में शैव बन गया महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम, जिनका टाइम 600 से 630 माना गया है। फिर इसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान शासक बना। पहले कौन था, सिंह विष्णु के बाद कौन, महेंद्र के बाद कौन आया, महेंद्र के बाद आया नरसिंह वर्मन प्रथम। सिंह, महेंद्र और नरसिंह वर्मन प्रथम आया है। और इसके समय भी पल्लव का बदामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय है भाई, दक्षिण में अपना शासन कर रहा है। उन्होंने महेंद्र वर्मन के खिलाफ भी युद्ध किया है, सिंह विष्णु के साथ भी हो रहा था, और यहाँ उनके पुत्र महेंद्र वर्मन के पुत्र के साथ भी युद्ध हो रहा है, नरसिंह वर्मन का और पुलकेशिन द्वितीय का। और 642 में उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की राजधानी है, उस पर भी अधिकार किया। इन युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित करने का प्रयास किया। सिंह विष्णु को नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम जो यहाँ दक्षिण में इन्होंने 642 ईस्वी में राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये बात है किसके टाइम में है, मैं नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के टाइम की बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा, महेंद्र वर्मन का पुत्र कौन था, नरसिंह वर्मन। और पल्लव को बदामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ, पल्लव वंश है। और चालुक्य शासन कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव शासक कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है। और 642 में इसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की शक्ति को दुर्लभ करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चालुक्य वंश को 642 में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है। उसके बाद नरसिंह वर्मन ने दुर्लभ करके चालुक्य वंश की शक्ति है उसको तहस नहस करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य शासकों को भी हराया था। चोल को भी हराया, चेर को भी हराया और पांड्य शासकों को भी हरा के दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को अधिक विस्तार किया। नरसिंह वर्मन प्रथम जो महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने चोलों को भी हराया, चेरों को भी और पांड्य को और चालुक्य शासकों को हराया भी था। और इसके बाद नरसिंह वर्मन ने
महाबलीपुरम महाबलीपुरम मामल्लपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो महाबलीपुरम का जो पुराना नाम था वो क्या था, मामल्लपुरम। और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो मामल्लापुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। महाबलीपुरम है जो अब क्या है, किस नाम से, मामल्लापुरम रथ के मंदिर कहलाते हैं, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहाँ मंदिर बनवाया था। और ये चित्र भी है 2.4 में, रथ मंदिर महाबलीपुरम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने तिरुचनापल्ली में मंदिर बनवाए। और उसके समय चीनी यात्री हेन सांग कहाँ आया था, कांची में भी आया था। कांची में भी कौन आया था, हेन सांग आया था, किसके टाइम, नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम। और वहाँ का बहुत अच्छा वर्णन भी किया था हेन सांग ने। हेन सांग एक चीनी यात्री था। और ये हेन सांग बात करें चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल की बात थी, परंतु इसके समकालीन भी हर्षवर्धन के साथ साथ कौन है, दक्षिण में जो ये पल्लव चोल वंश है, इनका भी शासनकाल चल रहा है। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्रवर्मन द्वितीय 668 से 670 के बीच केवल 2 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र परमेश्वरवर्मन प्रथम 670 से 95 ईस्वी के शासन पर बैठा था। तो हमने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम किसका उत्तराधिकारी था, महेंद्रवर्मन का। और इन्होंने पुलिकेशिन द्वितीय को हराया और 642 में पुलिकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है। तो उसके साथ ही दक्षिण पर अपना साम्राज्य विस्तार किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। फिर यहाँ मैसूर तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य को शासकों को भी हराया। फिर मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, अभी इसे मामल्लापुरम, तिरुचनापल्ली मंदिर, हेनसांग चीनी यात्री भी आता है। और इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कब इनका शासनकाल रहा है, 695 से 722 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। परमेश्वर वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय शांति का रहा था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय किसके पुत्र थे, परमेश्वर वर्मन के पुत्र थे। और उसके समय में राज्य में समृद्धि बढ़ी। राज्य में जो समृद्धि है बढ़ी है किसके टाइम है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम। इनका जो टाइम कार्यकाल रहा है 695 ईस्वी से 722 ईस्वी तक इनका टाइम कार्यकाल रहा है। उसने चीनी सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। चीनी सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन बैठता है गद्दी पे, परमेश्वर वर्मन द्वितीय 721 से 739 ईस्वी तक शासन पर बैठा था। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं हमारा नरसिंह वर्मन द्वितीय है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद उनका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय आता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र कौन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय है। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय का पुत्र कौन है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय है। जो इनका टाइम जो कार्यकाल रहा है 721 से 739 तक रहा है। और अंतिम समय में चालुक्य से पुनः संघर्ष हुआ। चालुक्य से जो अंतिम है पुनः दोबारा संघर्ष होता है। और परमेश्वर जो वर्मन द्वितीय के टाइम परमेश्वर वर्मन के उत्तराधिकारी दंती वर्मन, परमेश्वर वर्मन के जो उत्तराधिकारी कौन आते हैं, दंती वर्मन। यहाँ से हमने देखा अभी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय है। नरसिंह वर्मन द्वितीय किसका उत्तराधिकारी था, परमेश्वर वर्मन का। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन आता है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय आता है। फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कौन है, दंती वर्मन। कौन है, दंती वर्मन नंदी वर्मन एवं अपराजित हुए जो अयोग्य निकले। दंती वर्मन क्या थे, अयोग्य थे। और जो इनको हार का सामना करना पड़ा। चोल शासक आदित्य प्रथम ने 893 ईस्वी में वंश के अंतिम शासक अपराजित पर आक्रमण करके उसे मार डाला था। तो यहाँ क्या हुआ था कि हम देखते हैं दंती वर्मन, नंदी वर्मन अपराजित हुए जो अयोग्य निकले थे।
जो परमेश्वर वर्मन के जो उत्तराधिकारी हुए, दंती वर्मन हुए, नंदी वर्मन हुआ है, अपराजित हुए, जो अयोग्य निकले, और चोल शासक आदित्य प्रथम ने। कौन है? चोल शासक है जिन्होंने आदित्य प्रथम ने 893 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित पर आक्रमण करके उसे मार डाला और पल्लव साम्राज्य का अंत हो गया। तो हम देखते हैं पल्लव शासक की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी, और पल्लव साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ है वो अपराजित हुआ है, क्योंकि इसको किसने हराया था? चोल शासक आदित्य प्रथम ने 893 में इसको वंश का अंतिम शासक अपराजित है, इसको मार डाला, और इस तरह पल्लव साम्राज्य का अंत होता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए भाई। अनेक विद्वानों का आश्रय प्रदान किया। विद्वान दंडी ने 10 कुमार चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। जो विद्वान कौन है? दंडी किसके टाइम थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम थे, पल्लव शासक के टाइम थे। 10 कुमार रचित्रम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने लिखी थी? दंडी ने लिखी थी। तो आज नरसिंह वर्मन द्वितीय है, ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव शासकों की उपलब्धियां। पल्लव शासक ने कौन कौन सी जो किताब है, उपलब्धि है, ये हासिल की है? शासन व्यवस्था। इनकी जो शासन व्यवस्था के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, शासन व्यवस्था कैसी थी? पल्लव की शासन व्यवस्था बहुत ही कुछ गुप्त और मौर्य सम्राटों की शासन व्यवस्था के समान थी। जो पल्लव शासक है, पल्लवों की जो शासन व्यवस्था है किसके? गुप्त और मौर्य सम्राटों की शासन व्यवस्था है उनकी समान थी। तो क्वेश्चन बनेगा पल्लव की शासन व्यवस्था किसके समान थी? गुप्त और मौर्यों के समान। सम्राट राज्य का प्रधान था, क्या था ये? जो उसी तरह जैसे मौर्य है, गुप्त है, उसमें भी सम्राट है, राज्य का प्रधान था और बड़ी बड़ी उपाधि धारण करता था। तो इसी तरह पल्लव शासकों में भी सम्राट क्या था? प्रधान था, और बड़ी बड़ी उपाधियां, टाइटल है इनके पास थे। राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसमें केंद्रित थी। राज्य की जो सारी शक्तियां क्या है? केंद्रित थी। क्या थी? केंद्रित थी। परंतु सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और राज्य के अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। पल्लव शासकों में भी ऐसे हैं जैसे मौर्य, गुप्त और सम्राट के समय थी। सम्राट क्या है? राज्य का प्रधान था, बड़ी बड़ी टाइटल है पल्लव के पास भी है, और राज्य की जो संपूर्ण शक्तियाँ क्या थी? केंद्रीकृत थी। सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और राज्य के अन्य बड़े पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जिनका पद दिया गया है। संपूर्ण राज्य को किस में विभाजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। संपूर्ण राज्य को, राष्ट्रों को किस में विभाजन किया गया है? जिलों में। जिलों को पहले क्या बोला जाता था? विषय। क्या? विषयों को जिलों में, और तहसील को कोटम। तहसील को क्या बोला जाता था? कोटम। और गांव में बांटा गया था। संपूर्ण राज्य को किस हिसाब से बांटा गया? संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों, संपूर्ण राज्यों को किस में? राष्ट्र में। फिर विषयों को जिलों में, कोटम को तहसील, और गांव में बांटा गया था। बटारक इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी। पल्लव शासक की जो महत्वपूर्ण उपाधि कौन सी है? वह बटारक। कौन सी उपाधि है? बटारक उपाधि किसकी है? चोल या दक्षिण या पल्लव या चालुक्य की है? तो क्या आएगा हमारा आंसर? पल्लव की बटारक उपाधि है। संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों में, विषयों में, जिलों में और गांव में बांटा हुआ था। शासन व्यवस्था में किसको सबसे आज़ादी मिली हुई थी? तो वो मिली थी ग्रामीण को। तो यहाँ से हम जो इनकी शासन व्यवस्था है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो है हमारे कि पल्लव की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी थी? किसके समान थी? गुप्त और मौर्यों के समान थी। सम्राट राज्य का प्रधान था, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। राज्य की संपूर्ण शक्तियां क्या थी? केंद्रित थी। परंतु सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और उनके पदाधिकारी होते थे। फिर क्या है? संपूर्ण राज्य को किस में बांटा हुआ था? किस में बांटा हुआ था जी? राष्ट्रों को
और फिर जिलों को क्या कहा जाता था, विषयों, और तहसील को कोटम तहसील कहा जाता था। और फिर गाँव में बंटे हुए थे। इनकी बड़ी उपाधियाँ कौन सी थी, बटारक इनकी महत्वपूर्ण उपाधि थी। शासन व्यवस्था में किसको अधिकार था सबसे ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी, वो मिली थी ग्रामीण शासन को। कोटम प्रशासन की एक इकाई जिसके अंतर्गत गांव का एक समूह होता था। कोटम क्या होता था, कोटम होता था प्रशासन की जो एक इकाई है जिसके अंतर्गत गांव का एक समूह होता था। गांव का एक समूह, जैसे तहसील है, तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं तो उससे क्या कहते हैं, तहसील। और पल्लव में इसको क्या बोलते हैं, कोटम। इनकी जो शिक्षा है और साहित्य कैसे है पल्लव शासकों का, पल्लव शासकों के समय में साहित्यिक प्रगति पर बहुत हुई। कांची के विश्वविद्यालय ने इस प्रगति में बहुत सहयोग दिया। पल्लव शासकों ने विद्वानों को आश्रय दिया। सम्राट सिंह विष्णु ने समकालीन विद्वान, सम्राट जो सिंह विष्णु हैं पल्लव शासकों के जो संस्थापक हैं, उनके समकालीन कौन विद्वान थे, बहारवी को अपने दरबार में आने हेतु आमंत्रित किया था। तो बहारवी को अपने दरबार में आमंत्रित किसने किया था, सिंह विष्णु ने। और कौन सी शासक है, पल्लव शासक है। विद्वान दंडी को उसके राज्य में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। दंडी भी किस में आए थे, पल्लव शासक के टाइम थे। और सिंह जो बहारवी भी है कवि, वो भी किसके टाइम है, पल्लव शासक के टाइम है, सिंह विष्णु के। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल साहित्य का भी प्रगति हुई थी। तो पल्लव शासकों के टाइम है संस्कृत के अलावा किसको भी है, तमिल को भी है, तमिल साहित्य को भी है, ना कि हालांकि केवल संस्कृत को, बल्कि संस्कृत के साथ साथ किसको भी है, तमिल साहित्य को भी है। तमिल का कुरल नामक ग्रंथ इसी काल में लिखा गया है। जो तमिल का जो कुरल नामक ग्रंथ है किस काल में लिखा गया है, किस काल में, पल्लव शासक के टाइम लिखा गया है। पल्लवों के द्वारा कांची के समीप एक मंडप में महाभारत के नियमित पाठ का प्रबंध करवाया गया था। पल्लवों के द्वारा किसके समीप, कांची के समीप मंडप में महाभारत के नियमित पाठ का प्रबंध भी करवाया गया था। धर्म के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं पल्लव शासकों के। पल्लव शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। पल्लव शासक किसको मानने वाले थे, हिंदू धर्म को। विभिन्न यज्ञ भी करवाए। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में प्रतिष्ठित की थी। उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कांची का विश्वविद्यालय दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो पल्लव शासक किसको मानते थे, हिंदू धर्म को। किसके यज्ञ करवाए, विष्णु, शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी आदि के यज्ञ करवाए। देवी देवताओं की मूर्तियां रखवाई गई। संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म का संरक्षण प्रदान किया। संस्कृत साहित्य का और हिंदू धर्म का उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। कांची के विश्वविद्यालय में दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कांची है जो का विश्वविद्यालय किसका प्रमुख केंद्र था, दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। किसके टाइम था, पल्लव शासकों के टाइम था। और शैव कांची नगर हिंदुओं के 7 तीर्थ नगरों में से एक प्रमुख नगर था। हिंदुओं के 7 तीर्थ नगरों में से एक क्या था, कांची नगर था। और पल्लव शासक धार्मिक दृष्टि से उदार थे। जैन और बौद्ध धर्म के प्रति उनका यार सिंह विष्णु था। जैन और बौद्ध धर्म के प्रति कौन थे, सिंह विष्णु थे। उनके समय में शैव और वैष्णव साहित्य की प्रगति हुई थी। पल्लव शासकों के टाइम जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। तो यहाँ से हमारे मोटा हिंदू धर्म को मानते थे। विष्णु, सिंह, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी हिंदू देवियों की मूर्तियां करवाई गई। यहाँ विश्वविद्यालय था, कांची का विश्वविद्यालय संस्कृत का, दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। हिंदुओं के 4 तीर्थों में से कौन सा नगर माना जाता है, कांची नगर माना जाता है। पल्लव शासक धार्मिक दृष्टि से क्या थे, उदार थे। जैन और बौद्धों का भी ये उदारक थे। और शिव और विष्णु साहित्य की प्रगति हुई थी। जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। अब है कला और वास्तुकला। सुदूर दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया था। तो पाषाण जो
वास्तुकला है, इसकी शुरुआत किसके टाइम हुई थी? पल्लव शासकों के टाइम हुई थी दक्षिण में। और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर, पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए विष्णु, शिव, ब्रह्मा और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई थी। मामल्लपुरम के शिव मंदिर, 5 पांडवों का मंदिर, वराह मंदिर इस समय की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मामल्लपुर जो है पुरम है शिव मंदिर किसके टाइम? पल्लव शासक के टाइम। 5 पांडवों का मंदिर भी किसके टाइम में था? यह भी पल्लव शासक के टाइम आया था। त्रिमूर्ति, गंगा अवतरण की मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, वराह मूर्ति, 5 पांडवों की मूर्तियां बहुत सुंदर है, जो किसके टाइम है? पल्लव शासक के टाइम। देवी देवताओं, पशु पक्षियों का चित्र यहाँ भी सजीवता से चित्रण किया गया है। पल्लव काल की कला, वास्तुकला भारतीय कला के इतिहास के निस्संदेह एक प्रकाशमान अध्याय है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि कैसी थी? पल्लव काल में वर्ण व्यवस्था थी। कौन सी थी? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य विभाजन था। तो किसके आधार पे कार्य विभाजन था? वर्ण व्यवस्था के आधार पे। किसके आधार पे? वर्ण व्यवस्था के। सामंत व्यवस्था का प्रचलन था। पल्लव वंश के टाइम भी क्या है? सामंत जो व्यवस्था है उसका भी प्रचलन था। कृषि भूमि पर अधिकतर सामंतों का ही अधिकार था। कृषि भूमि पर किसका था? सामंत का। सभी वर्ग सामान्यतः कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए थे। सभी वर्ग किससे जुड़े थे? कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए थे। व्यापार भी उन्नत था। कपास, गुड़, बहुमूल्य लकड़ी, गरम मसाले इत्यादि का व्यापार भी किया जाता था। कृषि की उन्नति के लिए पल्लव शासकों ने नहरों, झीलों, तालाबों का निर्माण भी करवाया था। राज्य की आय के लिए विभिन्न तरह के 8 कर लगाए गए थे। 18 कर लगाए गए थे। चोल वंश है, ये किस तरफ है? दक्षिण जो है साउथ क्षेत्र है, उसमें हमारी ये राजवंश थे, शासक हुए हैं। तो ये भी एक क्या था? प्राचीन राजवंशों में से एक था चोल वंश। संगम काल 100 से 250 ईस्वी में चोल शासक शक्तिशाली थे। संगम काल में चोल शासक वो शक्तिशाली थे। 200 वर्षों से भी अधिक समय तक चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी भूप्रदेशों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा और शासन और सभ्यता के विकास की दृष्टि से दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। तो यहाँ से जो हमें याद रखना है, जो चोल शासक है किस क्षेत्र में थे? दक्षिण में। और इनका जो चोल शासक है कितने वर्षों तक अधिक शासन है वो उनका रहा था? 200 वर्षों से अधिक समय तक। कौन सी नदी के पास है? तुंगभद्रा नदी के पास दक्षिण के सभी भूप्रदेशों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा। शासन और सभ्यता के विकास में दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। चोलों को सूर्यवंशी माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ से। क्या बन रहा है कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि जो चोल शासक है इन्होंने अपना शासन कहाँ किया था? तो वो किया था दक्षिण में। कहाँ किया था जी? दक्षिण में। और कौन सी नदी के आसपास है? तुंगभद्रा नदी के आसपास इन्होंने और अरब सागर और द्वीपों के आसपास इन्होंने अपनी सत्ता है वो कायम रखी। फिर इनको किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से माना जाता है? तो सूर्यवंशी। चोलों को क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। चोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये भी क्वेश्चन बन रहा है हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ से। तमिल भाषा के चल से हुई है, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला या घूमने वाला। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है किस क्षेत्र में? दक्षिण में है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंशी के नाम से जाना जाता है। चोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तमिल भाषा के चल से हुई है, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला। जो पहले उत्तर भारत में रहते थे, तो चोल शासक है वो कहाँ रहते थे? उत्तर भारत में रहते। फिर धीरे धीरे कहाँ गए? दक्षिण में चले गए। और इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ से भी निकाला जाता है। इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ से भी निकाला जाता है। करिकाल शुरुआती शासकों में से एक महान शासक था। करिकाल कौन है? करिकाल शुरुआती शासकों में से एक महान शासक था।
जिसने चोल साम्राज्य की उन्नति के शिखर पर पहुंचाया था। तो कौन सा शासक हम पढ़ रहे हैं? दक्षिण शासक हम अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिण शासकों में हम किसको अध्ययन कर रहे हैं? दक्षिण शासक है जो क्षेत्र रहे हैं उसमें से हम चोल शासक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। चोल की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई थी? चोल जो है कहाँ थे? शुरुआत में उत्तर की तरफ थे, परंतु धीरे धीरे ये कहाँ आए? दक्षिण की तरफ आए और दक्षिण पे अपना कायम रहे, वो अपना शासक कायम रखा और साम्राज्य को कायम रखा 200 वर्षों से आसपास। तो और कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के आसपास, अरब सागर के आसपास इन्होंने अपना क्षेत्र कायम रखा। इनको किस नाम से सूर्यवंशी माना जाता है और किस भाषा से निकला है? चल से, तमिल भाषा के चल से, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला, जो पहले उत्तर में थे और इनको श्रेष्ठ से भी निकाला जाता है। और सबसे महान शासक जो शुरुआती शासकों में से कौन हुआ है? शुरुआती शासकों में बात करें तो करिकोल। क्या है? करिकोल शुरुआती शासकों में महान शासक हुआ है जिसने चोल साम्राज्य की उन्नति को शिखर पर पहुंचाया था। कावेरीपट्टनम को राजधानी बनाया किसने? जो करिकोल है, इन्होंने अपनी इसको चोल की जो राजधानी को कहाँ बनाया था? चोलों की राजधानी कावेरीपट्टनम को बनाया था। इम्पोर्टेंट है। शुरुआती शासक कौन हुआ इसका? शुरुआती शासक हुआ करिकोल और राजधानी क्या? कावेरीपट्टनम। उसके बाद कुछ वर्षों में उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी। जो एक हमारा यहाँ है चोल शासकों में से जो ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा के द्वारा ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चोल शासक किस क्षेत्र में? दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित किया। कौन सी नदी के आसपास? तुंगभद्रा। इसको चोल शासक को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंशी। किस नाम से? सूर्यवंशी के नाम से जाना जाता है। किस भाषा से निकला है? तमिल भाषा से निकला है। तमिल का अर्थ क्या होता है? चोल का चल क्या होता है? चल या घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। और फिर यहाँ से है कि इसका महान शुरुआती जो शासक कौन होता? करिकोल हुआ था। और अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इसके प्रमुख जो विभिन्न शासक हुए हैं चोल शासक, वो कौन थे। तो बात करते हैं विजयालय की बात करें तो 9वीं सदी में चोल शक्ति को पुनः स्थापना में प्रमुख योगदान किसके द्वारा दिया गया था? विजयालय के द्वारा। शुरुआती कौन था? करिकोल था। और 875 से 871 के बीच में 9वीं सदी में चोल शक्ति को दोबारा पुनः स्थापना में प्रमुख योगदान विजयालय का था। पल्लव और पांडवों के संघर्ष से लाभ उठाया किसके? पल्लव और पांडवों के संघर्ष का लाभ उठाया और पांड्यों से तंजौर को छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। किससे? पांड्यों से है कौन सी राजधानी? तंजौर। पांड्यों से तंजौर को छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। तो विजयालय ने जो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी चोल शासक की? वो की थी तंजौर। कावेरी की निमन घाटी और कोलसन घाटी पर भी विजय प्राप्त की थी। तो विजयालय हम डिस्कशन कर रहे हैं। विजयालय जो शासक हुआ है चोल का 9वीं शताब्दी के आसपास, इन्होंने पल्लव और पांडवों के संघर्ष का फायदा उठाया और तंजौर को छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। तंजौर को छीनकर क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया है। और इन्होंने कावेरी के आसपास निमन घाटी और कोलसन घाटी पर भी विजय प्राप्त की है विजयालय ने। विजयालय द्वारा स्थापित शिव मंदिर चोलसवरम। तो चोलेसवरम मंदिर है। शिव मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? विजयालय के द्वारा। विजयालय कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में आए थे और इन्होंने किसको? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया पांड्यों से छीनकर। फिर नेक्स्ट शासक कौन हुआ है? आदित्य प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आदित्य प्रथम 871 से 907। विजयालय के पुत्र और उसका उत्तराधिकारी कौन है?
विजयालय के पुत्र उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव शासक अपराजित को पांड्यों के विरुद्ध सहायता दी थी। विजयालय के पुत्र कौन है और यह उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव शासक अपराजित को पांड्यों के विरुद्ध सहायता दी थी। जब पल्लव शासक और पांड्यों के विरुद्ध युद्ध हो रहा था तो आदित्य प्रथम ने इस पल्लव शासक जो लास्ट शासक हुआ पल्लव शासक का अपराजित को सहायता दी थी और बाद में 893 के लगभग उसने अपराजित को भी हराकर मार दिया था। आदित्य प्रथम ने 893 में जो पल्लव शासक हुए अंतिम उस अपराजित को मार दिया संपूर्ण तोंड मंडल पर अपना अधिकार करके। किस पे? तोंड मंडल पर अपना अधिकार करके चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदित्य प्रथम के द्वारा। किसको हरा के? अपराजित पल्लव शासक को हरा के। और किस पे? तोंड मंडल पे। तोड़ मंडल पे अपना साम्राज्य है वहाँ उसको हराया और अपने राज्य को इस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आदित्य प्रथम ने पश्चिमी गंगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और अपनी राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम आते हैं। आदित्य प्रथम ने कब हराया था? 893 में अपराजित को हराया और उसको हत्या भी की और फिर चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम के द्वारा की गई थी और किस पर अपना अधिकार किया था? तोड़ मंडल। फिर है प्राणतक प्रथम है 907 से 950। प्राणतक ने श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह की सम्मिलित सेनाओं को परास्त या हराया और राज्य का विस्तार किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पर भी आक्रमण करके कमजोर कर दिया। 950 ईस्वी के बाद में 985 ईस्वी तक चोल वंश के शासक काफी कमजोर हो गए थे। जो प्राणतक प्रथम है इन्होंने किसको हराया था? श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह की सम्मिलित सेनाओं को परास्त किया और अपने राज्य का विस्तार किया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पर आक्रमण करके कमजोर कर दिया था। तो राष्ट्रकूट शासक आते हैं, कृष्ण तृतीय ने गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पर आक्रमण किया और उनको कमजोर कर दिया था। 950 ईस्वी के बाद से 950 ईस्वी तक चोल शासक की शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि राष्ट्रकूट शासक और गंग शासक दोनों मिलकर चोल पर अटैक करते हैं। कब? प्राणतक प्रथम के टाइम की बात है। 907 से 950 के बाद की बात कहानी है। जब तक 907 से 950 तक कौन है? प्राणतक प्रथम है। इन्होंने तो श्रीलंका और पांड्य शासक है उनको हराया था राष्ट्रकूट शासक। उसके बाद 950 के बाद क्या आते हैं? राष्ट्रकूट शासक आते हैं कृष्ण तृतीय और गंग शासक ने उन्होंने चोल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया था। चर्चा करें राजा चोल एवं राजेंद्र चोल की उपलब्धियों के विषय पर जानकारी। ये किससे संबंधित है? चोल शासक से संबंधित है, राजा और राजेंद्र चोल। तो अभी हम राजा के बारे में पढ़ते हैं। राजा प्रथम पहले कौन आया? विजयालय आया। विजयालय के बाद कौन आता है? विजयालय के बाद आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद प्राणतक प्रथम। प्राणतक प्रथम के बाद आता है राजा प्रथम। राजा प्रथम 985 से 1000 ईस्वी। राजा प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। राजा प्रथम ने चोल वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे थे 950 और 985 के आसपास
चोल साम्राज्य है उनकी शक्तियां कमजोर हो रही थी क्योंकि राष्ट्रकूट शासक और गंग शासक है दोनों ने अटैक किया चोल पे और उनकी शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। परंतु इसी के बाद 985 में कौन आते हैं? राजा प्रथम आते हैं। उन्होंने चोल वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, अनेक राजाओं को हराया और साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। एक महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रबंधक, कला साहित्य का भी संरक्षक भी था। कला और साहित्य से संबंध रखने वाला, कला और साहित्य के बारे में, कला और साहित्य का संरक्षक कौन था? चोल राजा प्रथम था, जो इनका टाइम कार्यकाल रहा है 985 से 1014 ईस्वी तक रहा था। फिर है राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044। पहले आते हैं विजयालय के बाद आदित्य प्रथम के बाद प्राणातक के बाद कौन आते हैं? प्राणात के बाद आते हैं राजा प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम अपने पिता की तरह एक महान शासक था। उसने पिता के शासनकाल में शासन संबंधित कार्य में निपुणता प्राप्त कर ली और अपने पिता के साथ कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। राजेंद्र प्रथम को चोल साम्राज्य का स्तंभ का भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन है? चोल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चोल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पांड्य, चेरों, श्रीलंका, चालुक्य एवं बंगाल आदि पर विजय प्राप्त की और बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करके गंगकौंड की उपाधि भी धारण की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र जो प्रथम है, चोल प्रथम, इन्होंने गंगकौंड की उपाधि कब धारण की थी? किसको जीत के? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करके। बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करके राजेंद्र चोल प्रथम ने कौन सी उपाधि? गंगकौंड की उपाधि धारण की तथा राजधानी की स्थापना की थी गंगकौंड चोलपुरम। तो गंगकौंड चोलपुरम राजधानी किसको बनाया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करके गंगकौंड की उपाधि और इनको स्तंभ, चोल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजेंद्र चोल को। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारी को विभिन्न शासकों से लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण उनकी शक्ति कमजोर होती चली गई। राजेंद्र चोल के बाद राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम आदि शासक हुए, लेकिन इनकी शक्ति कमजोर होने के कारण चोल वंश का पतन आरंभ हो गया। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने चोलों के प्रदेशों पर अधिकार कर दिया था। तो चोल साम्राज्य को पूरी तरह से तहस-नहस किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने। चोल शासकों की उपलब्धियां, तो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन बने हैं आज की इस वीडियो में, तो वो हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो बना है यहाँ से, वो बना है जी, चोल शासक, चोल वंश ने कहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था? दक्षिण में। पहले कहाँ थे? उत्तर थे। धीरे धीरे ये दक्षिण की तरफ आए और कौन सी नदी के आसपास? तुंगभद्रा और अरब सागर के आसपास इन्होंने शासन किया। फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा, चोलों को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी किस वंश को माना जाता है? चोल को। परंतु अगर चोल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र चोल को। और उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तमिल से। और जो उत्तर में रहते रहते धीरे कहाँ? दक्षिण में चले गए। और इसमें शुरुआती महान शासक कौन है? करिकोल के बाद विजयालय के बाद आदित्य प्रथम के बाद प्राणातक के बाद राज और फिर क्या? राजेंद्र चोल इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। और इन्होंने अब किसको राजधानी बनाया था? करिकोल के समय कौन सी राजधानी थी चोल साम्राज्य की? वो थी कावेरीपट्टनम।
और बाद में धीरे धीरे है क्या हुआ, इसके बाद में हम चोल शासक हुए हैं। चोल शासकों में बाद में फिर एक मंदिर है यहाँ हमारा ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, राजा के द्वारा करवाया गया था। फिर है विजयालय, क्या विजयालय शासकों हैं चोल शासक के। खोयू पुनः को स्थापित किया उन साम्राज्य को, और पल्लव और पांडवों को संघर्ष करके किसको राजधानी बनाया, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। कावेरी की निमन घाटी और कोलेशन घाटी पर विजय प्राप्त की। और चोलवेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, विजयालय के द्वारा। और एतेश्वर मंदिर का राजा के द्वारा। फिर आते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के बारे में क्वेश्चन बनेगा, किसका उत्तराधिकारी, विजयालय का। और किसको हरा के, अपराजित को हरा के, कब, 893 में, और उनको हत्या करके तोड़ मंडल पर अधिकार किया। और चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा, आदित्य प्रथम के द्वारा। और राजधानी क्या, तंजौरी है। फिर है प्राणातक प्रथम, जिसने प्राणातक प्रथम के बाद है क्या है हमारा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह को हराया उसको। और कृष्ण तृतीय और गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पर आक्रमण करके कमजोर कर दिया राष्ट्रकूट शासकों ने। इसके बाद है उनकी शक्तियाँ कमजोर होती गई। फिर आते हैं राजा ने खोयू प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, और कला और साहित्य का भी संरक्षक था। फिर आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम एक महान शासक हुआ है, और इन्होंने राजेंद्र प्रथम को चोल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। और चेरी, श्रीलंका, चालुक्यों जैसे बंगाल पर विजय प्राप्त की। फिर हमारा क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करके राजेंद्र चोल ने गंगकोट की उपाधि और राजधानी बनाया गंगकोट चोलपुरम को। 1310 में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने चोलों के प्रदेशों को अधिकार कर लिया और उनको साम्राज्य को समाप्त कर दिया। और कल की क्लास में हम चोल शासकों की जो उपलब्धियां हैं, कि उन्होंने क्या उपाधियां हैं, क्या इनकी शासन व्यवस्था है, कैसे राजनीतिक क्षेत्र था, ये हम डिस्कशन करेंगे। आज की सेशन को विराम करते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।